हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस विद एडी। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं पठन का अर्थ, प्रकार, उद्देश्य और महत्व। एंड ये डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें हम देखेंगे कि पठन का अर्थ क्या होता है। फर्स्ट, कि साधारण अर्थ में पठन कौशल से तात्पर्य है लिखित भाषा को पढ़ना। पठन का अर्थ होता है कि कोई भी दी हुई लिखित या कोई भी लिखा हुआ चीज़ जो होता है उसको हम पढ़ते हैं। लिखित भाषा को पढ़ना ही पठन कहलाता है। ठीक है, इसका अर्थ हो जाता है। लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया को पठन कौशल कहा जाता है। अगर पूछ सकते हैं कि पठन कौशल या पठन एक ही होता है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया को पठन कहते हैं। जैसे पुस्तकों को पढ़ना, समाचार पत्रों को पढ़ना आदि। भाषा के संदर्भ में पढ़ने का अर्थ कुछ भिन्न होता है। मतलब सामान्य भाषा में आप ये कह सकते हो, लेकिन अगर लिखना होगा इसका अर्थ, तो भाव और विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से पढ़कर समझने को पठन कहा जाता है। जब तक आप पढ़ लिखी हुई चीज़ों का या कोई भी लिखा हुआ चीज़ होती है या भाषा लिखी हुई है, जब तक उसका आप अर्थ नहीं समझते, उसका भाव नहीं समझते, तब तक उसे हम पठन नहीं कह सकते। इसे हम भाषा के संदर्भ में कहते हैं। मतलब हिंदी भाषा के संदर्भ में आप कह सकते हो। पठन के संदर्भ में यही होता है कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भी लिखा हुआ है, उसका अर्थ समझना, उसका हाव भाव समझना ही पठन कहलाता है। तो आप पठन के अर्थ में आपको लिखना होगा तो आप ये लिख सकते हो कि लिखित भाषा के ध्वनात्मक पाठ को मौखिक पठन कहते हैं, पर बिना अर्थ ग्रहण किए पढ़ने को पठन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, पठन की क्रिया में अर्थ ग्रहण करना आवश्यक है। अर्थ ग्रहण किस सीमा तक होता है, यह पठनकर्ता के ज्ञान एवं कौशल पर भी निर्भर करता है। जब तक आप लिखा हुआ पढ़ रहे हो और जब तक उसका अर्थ ग्रहण नहीं करोगे, तब तक उसे हम पठन नहीं कह सकते। तो अर्थ ग्रहण करते हुए, उसके भाव को समझते हुए पढ़ना ही पठन कहलाता है। उसके बाद आता है पठन का उद्देश्य क्या होता है, या पठन कौशल का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो पठन कौशल के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। फर्स्ट है शब्द ध्वनियों एवं उनका सहायता का ज्ञान करवाना। मतलब ध्वनियों, उनकी सहायता का ज्ञान करवाना, जिससे वाचन के शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप में कर सके। ध्वनियाँ, मतलब ध्वनियाँ जो आप बोलते हो, ध्वनियाँ हो गई। ध्वनियाँ में वर्ड आता है, शब्द आता है, तो इसकी पहचान कराना, इसकी सहायता से आपको बोलना सिखाना ही इसका उद्देश्य होता है। फिर आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करवाना जिससे वह यथा अवसर भाव के अनुकूल स्वर पढ़ सकते हैं। जैसे आप पोइट्री पढ़ते हो, आप जैसे गद्य पद पढ़ते हो, तो अवरोह आरोह का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि आपको अवरोह आरोह का बोध कराना। ठीक है, पढ़कर पठित वस्तु का भाव समझे तथा दूसरों को भी समझाने में सक्षम हो। अगर आप जो भी अर्थ समझ रहे हो, दूसरों को भी समझा सको, इसका उद्देश्य ऐसा है। ठीक है, उसके बाद पठन के माध्यम से विराम आदि चिन्हों का ज्ञान कराना इसका उद्देश्य है। पठित वस्तु का भाव ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना। बच्चों का शब्द भंडार वृद्धि करना, जो आपकी वैकेबलरी है उसको बढ़ाना। स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना, मतलब सेल्फ स्टडी का विकास करना। आप खुद पढ़ो, इसलिए पठन का ये उद्देश्य है। उसके बाद पठन कौशल का महत्व क्या होता है। यह विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट में सहायक है। छात्र शुद्ध उच्चारण सीख सकता है, किस तरीके से उच्चारण किया जाए ये सीख सकता है, इसका महत्व है। शब्द भंडार में वृद्धि करने में सहायता होता है, इसका ये महत्व है। व्याकरणिक ज्ञान में वृद्धि करने में सहायता होता है। जैसे व्याकरणिक मतलब किस तरीके से शब्दों का अरेंज करें, शब्दों को अरेंज करें, व्याकरण का बोध होता है। महान व्यक्तियों की जीवनी एवं आत्मकथा पढ़कर उनके आदर्श गुणों का आत्मसात कर सकता है। मतलब कोई भी अगर किसी की जीवनी पढ़ रहे हो महान व्यक्ति की, तो उनके मूल्यों को अपने जीवन में लाना, उनसे कुछ सीखना, इसका उद्देश्य है। सामाजिक दृष्टिकोण से पठन कौशल के अत्यंत महत्वपूर्ण है। पठन कौशल जो है सामाजिक दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। कक्षाओं में की जाने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों में पठन कौशल का विशेष महत्व है। जैसे आपको स्पीच दिया जाता है बोलने के लिए, आप भाषण दे रहे हो, तो वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम में सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन सभी शिक्षण स्तरों पर वाचन के माध्यम से किया जाता है। बिना वाचन के शिक्षण की प्रक्रिया संभव नहीं है। जो हम बोल के सब कुछ करते हैं, ये पठन के माध्यम से ही तो संभव है।
उसके बाद लिखित भाषा को सीखने हेतु वाचन का विशेष महत्व है। अक्षरों को सीखने के लिए अक्षरों की ध्वनि के उच्चारण की सहायता ली जाती है। बिना पठन के भाषा का ज्ञान अधूरा रहता है। ठीक है। उसके बाद पठन कौशल जो होता है मनोरंजन की दृष्टि से कैसे इसका महत्व है। पठन कौशल मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। ठीक है। क्या होता है, कैसे हो सकता है ये? किसी भी स्थान पर अपने पठन कौशल का विकास अकेलेपन की दूर करने के लिए तथा समय का सदुपयोग करने के लिए मनुष्य की कहानी, पत्रिका इत्यादि पढ़ता है, आनंद प्राप्त करता है, में सक्षम होता है। मतलब कैसे मनोरंजन की दृष्टि से हो सकता है, जब आप ट्रेन बस से सफ़र करते हो तो फिर आप बुक्स, बहुत लोगों की हैबिट होती है वो नॉवेल पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, तो इसकी दृष्टि से पठन बहुत ज़रूरी है। सामाजिक एवं राजनीतिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए आलोचनात्मक दृष्टि का विकसित होना आवश्यक है। आलोचनात्मक दृष्टि के विकास के लिए अध्ययन अति आवश्यक है। अध्ययन पठन का ही तो रूप है। मतलब आलोचनात्मक करना, किसी राज्य की एक दो चीज़ें अगर कंपैरिजन जो करते हो, आलोचनात्मक दृष्टि का विकास करना, दोनों में कंपैरिजन करने का विकास हो जाता है आपको। उसके बाद पठन प्रक्रिया के अंग, या हम कह सकते हैं पठन प्रक्रिया के कितनी भागों में विभाजित किया गया है, या तो अंग कह सकते हैं इसको। तो पठन प्रक्रिया के दो अंग होते हैं, दो प्रक्रिया होती है। पहला है पठन मुद्रा। पठन मुद्रा से क्या होता है कि पठन मुद्रा के अंतर्गत हम विषय वस्तु पढ़ाने से पूर्व योग्यताओं का विकास करने की बात करते हैं। योग्यताओं, पठन करने से पूर्व जो योग्यताओं, जैसे कि मतलब आपको पढ़ने से पूर्व जो तैयार किया जाता है उसमें ही पठन मुद्रा आता है। पठन मुद्रा से आप समझ आ रहे मतलब आपका गेस्चर किस तरीके से है, जिसमें मानसिक तथा शारीरिक रूप से पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है इसमें आपको मानसिक और शारीरिक रूप से पढ़ने के लिए तैयार किया जाता है। आत्मविश्वास उत्पन्न करने का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, उन्हें पढ़ने के लिए उत्साहित करना है। पठन मुद्रा में आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से आपको मेंटली प्रिपेयर करना है, इसमें ये आता है। पठन शैली मतलब किस तरीके से आप पढ़ रहे हो, इसका आपको इसमें आता है। पठन शैली में, पठन शैली के अंतर्गत अक्षर एवं शब्दोच्चारण, सस्वरता, बल, विराम, लय, यति, गति, प्रवाह आदि आते हैं। इसमें आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, शैली आती है कि आप शब्दों का उच्चारण किस तरीके से कर रहे हो, किस शब्द पर ज़्यादा बल दे रहे हो, विराम कहाँ लगा रहे हो, लय गति के साथ पढ़ रहे हो, इसके अंदर ये आता है। पठन शैली के अंतर्गत हम पठन के विभिन्न चरणों की यात्रा करते हैं तथा इन चरणों को हम पठन का औपचारिक पक्ष या आंतरिक पक्ष भी कह सकते हैं। विभिन्न चरणें कैसे होती है, जैसे कि आपको क्या क्या चरणों की बात करें तो किस स्टेप में आपको पढ़ना है, किस अवस्थाओं से आपको गुजरना है किसी लिखी हुई भाषा को पढ़ने के लिए। तो जो ये अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं की बात कर लेते हैं। अवस्थाएं वैसे 4 होती हैं, तो इनको देख लेते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि अपठन की अवस्थाएं या चरण कितनी होती हैं। तो फर्स्ट जो है ये प्रत्याभिज्ञान है। क्या है ये? प्रत्याभिज्ञान से क्या समझते हैं? प्रत्याभिज्ञान से तात्पर्य सदृश वस्तु को देखकर किसी देखी हुई वस्तु का स्मरण होना। मतलब आपके सामने एक ऐसी चीज़ आ सकती है, जैसे आपके सामने अगर जो आपने पहले देखी हो, तो जो पहले आपने देख चुकी हो वही वस्तु आपके सामने फिर आती है, तो आप स्मरण करते हो उस चीज़ के बारे में। तो स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान की पहचान को भी हम प्रत्याभिज्ञान कहते हैं। तो प्रत्याभिज्ञान यही होता है कि जैसे आप कोई चीज़ आपने पहले देख चुकी है और फिर आपके सामने वो अचानक आ जाती है, तो आप वो पुरानी चीज़ की याद आती है। ठीक है, तो इसी को हम प्रत्याभिज्ञान कहते हैं। लेखन के विचारों को पढ़कर समझना तथा उसका पूर्वगत सामग्री के साथ संबंध स्थापित करना। जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, उसकी पुरानी चीज़ों से, जैसे कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हो तो सोचते हो कि ये कहानी इससे मिलती जुलती है, तो थोड़ा संबंध स्थापित करना। वर्डों से बने हुए शब्दों तथा शब्दों से बने हुए वाक्यों को अलग अलग ना देखते हुए उस लेख को संपूर्ण रूप से देखना ही प्रत्याख्यान कहलाता है। ठीक है, पूरे संपूर्ण लेख को। यह पठन का प्रथम चरण है जो पठन प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, हमने पहले चरण की बात कर ली। दूसरा चरण जो होता है अर्थ ग्रहण। अब आपको अर्थ ग्रहण करना है। पहले तो आप प्रत्याभिज्ञान कर रहे थे, नई चीज़ों को पुरानी चीज़ों से जोड़ रहे थे, स्मरण कर रहे थे। अर्थ ग्रहण का क्या मतलब है? पठन प्रक्रिया का द्वितीय चरण होता है पढ़ने की क्षमता के बाद आने वाले अर्थ ग्रहण है। पढ़ने की क्षमता का आपके में विकास हो गया, उसके बाद अर्थ ग्रहण करना होता है। पढ़ने का अर्थ केवल सार्थक ध्वनि के प्रतीक लिपि चिन्हों को पहचानना मात्र नहीं होता है।
बल्कि पूर्वश्रुत सार्थक ध्वनियों के प्रतीकों चिन्हों को पढ़कर उनका संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना होता है। पठन एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। जैसे पाठक शब्दों को पढ़ता है वैसे उन शब्दों को निहित अर्थों को ग्रहण करता है। जो भी शब्द है उनका अर्थ ग्रहण करता है। अर्थ ग्रहण के अंतर्गत शब्दों तथा वाक्यों का अर्थ को समझना होता है। जब आप कुछ बुक्स गद्य पद पढ़ रहे हो, आप अर्थ समझ के पढ़ते हो, वाक्यों के अर्थ को समझ के पढ़ते हो, शब्दों के अर्थ को अलग अलग समझ के पढ़ते हो। विचारों को क्रमबद्ध रूप से ग्रहण करना, पठन सामग्री के केंद्रीय भाव को समझना तथा विश्लेषण करना एवं सामान्यीकरण करना निहित है। पहले आप शब्दों मतलब आपको कोई वाक्य दे दिया गया, अनुच्छेद दे दिया, आप उसको क्या करोगे, तोड़ के पढ़ोगे, मतलब विश्लेषण करके पढ़ोगे। किस तरीके से आप पढ़ोगे, शब्दों का अर्थ समझोगे, फिर आप वाक्य का पूरा अर्थ भाव निकालोगे। इस तरीके से पढ़ना है। इसमें क्या होता है, दो प्रक्रिया होती है। क्या होती है इसमें, दो विधियाँ आती हैं किस तरीके से पढ़ना। अर्थ ग्रहण आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें दो शिक्षण की दो विधियाँ होती हैं। यहाँ पे मैंने बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो पहला है संश्लेषणात्मक, दूसरा है विश्लेषणात्मक, ठीक है। संश्लेषणात्मक मतलब सिंथेसिस वाला प्रोसेस, और ये एनालिसिस का मतलब, इसको कहते हैं एनालिसिस। संश्लेषणात्मक मतलब सिंथेसिस आपको समझ के आ रहा है, आपको जोड़ना है। मतलब सिंथेसिस का मतलब होता है आपको चीज़ों को जोड़ना। जब कोई अगर आप पीस टूट गया, मान लीजिए कांच टूट गया, उसको जोड़ना ही एक सिंथेसिस समझ सकते हैं, उसको हम संश्लेषणात्मक कहते हैं। एनालिसिस क्या कहते हैं, एनालिसिस में आपको कांच दे दिया गया, उसको तोड़ना, अलग अलग भागों में बांटना ही विश्लेषण कहलाता है, ठीक है। तोड़ किसी मतलब आप इसमें समझ लीजिए, इसमें हम पहले वर्ड पढ़ते हैं, फिर शब्द पढ़ते हैं, फिर हम वाक्य बनाते हैं। मतलब आप चीज़ों को जोड़ के एक बड़ी मतलब लेवल पे जा रहे हो, ठीक है। पहले आप वर्ड पढ़ते हो, शब्द पढ़ते हो, फिर वाक्य पढ़ते हो। ये आपको याद करना जरूरी है कि इसमें क्या होता है। संश्लेषणात्मक मैंने बता दिया, इसमें जोड़ना होता है। पहले आप वर्ड पढ़ोगे, फिर शब्द पढ़ोगे, पहले वर्ड से आपने शब्द बनाया, फिर शब्द से आप वाक्य बनाओगे, इसमें ये होता है। विश्लेषणात्मक में मैंने बताया कि आप मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, कोई प्लांट दे दिया गया आपको, पौधा दे दिया गया। अब क्या, एक पौधा दे दिया कि आप उसको पौधे के विभिन्न भागों को पढ़ोगे, पत्ता है, फल है, फूल है, जड़ है, तो इस तरीके से आप उसको तोड़ रहे हो अलग अलग भागों में। तो इसी तरह विश्लेषणात्मक क्या होता है शिक्षण विधि, इसमें पहले आपको वाक्य दे दिया जाएगा, उसके बाद आप उस शब्द के अर्थ को समझोगे, फिर उसके वर्ड को समझोगे। अब कह रहे हो आप इसमें क्या कर रहे हो, आप इसमें ना होल टू पार्ट जा रहे हो। मतलब होल टू पार्ट आपने पूर्ण से अंश की ओर पढ़ा होगा शिक्षण सूत्र, पूर्ण से अंश की ओर जा रहे हो। पहले आपको वाक्य दे दिया गया, फिर उसके भाग को आप तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हो। तो जस्ट इसके अपोजिट होता है विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मूल्यांकन जो चरण है, मूल्यांकन ये तृतीय चरण है। इसके अंतर्गत पठित सामग्री का मूल्यांकन सम्मिलित है। मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन। लेखक अपने विचारों को अपनी दृष्टि के माध्यम से पाठक मतलब जो पढ़ता है तक पहुंचाने का प्रयास करता है। पाठक उन विचारों का मूल्यांकन कर यह जानने का प्रयास करता है कि उसके अनुसार या समाज की परिस्थिति के अनुरूप लेखक ने अपने विचारों का औचित्य है, लेखक के विचारों का क्या औचित्य है। मूल्यांकन करने के उपरांत पाठक अपने विचारों की सार्थकता को सिद्ध कर प्रतिक्रिया कर सकता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़, अगर मान लीजिए आप न्यूज़ पढ़ते हो या किसी के भाषण को पढ़ा लिखा हुआ, ठीक है, किसी के स्पीच ने, अब मान लीजिए मोदी ने दिया, आपने पढ़ा तो आप पाठक हो गए। उसके बाद आप क्या करोगे, इसके विचारों को समझोगे, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने अगर कोई स्पीच दिया तो आप क्या करो, उस पर प्रतिक्रिया करते हो कि उसका जो कहना चाहता है, जो अगर मान लीजिए जो लेखक कहना चाहता है क्या वो सही है, नहीं, तो आप उस पर अपना सार्थक प्रतिक्रिया करते हो। तो इसमें मूल्यांकन करते हो आप, ठीक है, कि लेखक ने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं, ठीक है। फिर सृजनात्मक पठन तभी संभव है यदि पाठक पठित सामग्री के प्रति भावात्मक तथा मानसिक प्रतिक्रिया करें। तभी लगता है कि आपको समझ आ गया, आप जब उस पर प्रतिक्रिया करते हो, ठीक है। इस प्रकार जैसे कि कुछ बच्चे क्लास में, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं नहीं मैम ये गलत लिखा हुआ है, मैम नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इससे ये दर्शाता है कि आपको समझ आया, आपने अपने मतलब माइंड में अपने कंसेप्ट बनाया, आप समझे हो, तभी आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, उस पर प्रतिक्रिया कर रहे हो कि ये भाव गलत लिखा है या नहीं। जैसे आलोचना करना होता है ना, क्रिटिसिज्म होता है कि हर मतलब कोई भी थ्योरी आती है उसकी क्रिटिसिज्म भी होता है, आलोचना भी की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पठन प्रक्रिया के अंतर्गत विचारों का मूल्यांकन तथा प्रतिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो मूल्यांकन आपको समझ आ गया हो गया।
उसके बाद मूल्यांकन के बाद अनुप्रयोग होता है कि उसका उपयोग कैसे किया जाए, मतलब एप्लीकेशन। पठन प्रक्रिया का ये चौथा तथा अंतिम चरण होता है। अनुप्रयोग, जिसका अर्थ पठित सामग्री से ग्रहण किए गए विचारों तथा मूल्यों को अपने जीवन में प्रयोग करना है। मतलब आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो, लिखा हुआ पढ़ रहे हो, मान लीजिए आपने आत्मकथा पढ़ा किसी का, तो आप उनसे उससे इंस्पायर होते हो, वो आपकी लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस करता है आपको, तो आप उसको अपने जीवन में ला रहे हो कि नहीं। मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम का आप पढ़ रहे हो, तो आपको इंस्पायर करता है कि हाँ मुझे भी ऐसा करना चाहिए, तो उनके विचारों को, नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में लाना। अनुप्रयोग से तात्पर्य है कि लेखक जिन भावों तथा विचारों को हम सहमति प्रदान करते हैं, उन्हें हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, मतलब अपने जीवन में भी लागू करते हैं, जो विचार हमको लगता है कि ये सही है, तथा जीवन के मूल्यों में सम्मिलित करते हैं। पठन कौशल के प्रकार की बात कर लेते हैं हम। तो जैसा मैंने बताया कि आपको लगता है कि ये सार्थक है, ये अच्छा है, ये नैतिक मूल्य मैं अभी अपने जीवन में लाऊंगा। अब हम बात करते हैं पठन कौशल के प्रकार। पठन कितनी प्रकार का होता है। वैसे तो कहीं कहीं पे पठन के 2 प्रकार ही दिए रहते हैं, कहीं 3 दिया रहता है, कहीं 4 दिया रहता है। मौन पठन और सस्वर पठन दिया रहता है, लेकिन हम 4 की बात करेंगे। आज पठन के 4 प्रकार होते हैं, मतलब आज हम देखेंगे कि कितने प्रकार होते हैं। वैसे मैंने 3 भी कहीं पढ़ा था, अभी मैंने बुक में देखा तो 4 भी दिया था, और कहीं दो ही दिया रहता है, ठीक है। तो हम चारों की बात कर लेते हैं। अगर चारों में से कोई भी पूछ लिया, आपको लिख देना है कि क्या होता है। फर्स्ट आपका सस्वर पठन। सस्वर से समझ आ रहा है कि स्वर के साथ उसका पठन करना। तो स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहते हैं। अर्थ ग्रहण करना आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि पठन हम भाषा की बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज की बात करेंगे, तो अर्थ ग्रहण करते हुए हाव भाव के साथ पढ़ना ही पठन कहलाता है, लेकिन स्वर सहित, ठीक है। यह पठन की प्रारंभिक अवस्था होती है, बहुत पहली अवस्था होती है, प्रारंभिक। स्टार्टिंग में अगर कुछ सीखते हैं तो हम पहले से ही सीखते हैं। वर्णमाला में लिपिबद्ध वर्णों की पहचान सस्वर पठन के द्वारा ही कराई जाती है। सस्वर पठन भावानुकूल करना चाहिए। इस प्रक्रिया में आत्मविश्वास का विकास होता है, आपके कॉन्फिडेंस का भी विकास होता है जब आप सस्वर पठन करते हो। सस्वर पठन के माध्यम से की गई अशुद्धियाँ को भी जानकारी हो जाती है, मतलब आपको जो भी बोल के आप करते हो, तो आपका जो अशुद्धियाँ होती है, गलतियाँ होती हैं, उसकी भी पहचान की जा सकती है। सस्वर पठन के माध्यम से आरोह अवरोह, बल, उतान अनुतान, यति गति का भी अभ्यास हो जाता है कि किस तरीके से आप किसी पद को पढ़ना है, कितना आपको किस पे शब्द पर बल देना है, कहाँ विराम है, आपको इसका पता चल जाता है। सस्वर पठन के क्या गुण होते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। सस्वर पठन करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। विराम चिन्हों को ध्यान रखना चाहिए, इसके गुण होते हैं। उचित लय एवं गति का ध्यान रखना चाहिए। उचित हाव भाव के साथ पढ़ना चाहिए। उचित वाचन मुद्रा की किस तरीके से आप, बॉडी लैंग्वेज आपकी है, आपकी किस तरीके शारीरिक और मानसिक रूप से आप तैयार हो कि नहीं। उसके बाद सस्वर पठन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, ये आपके गुण हो गए। उसके बाद सस्वर पठन को कितने भागों में बांटा गया है। सस्वर पठन को 2 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत पठन, ये पठान लिख दिया गया, ये पठन है। सामूहिक पठन, इंडिविजुअल रीडिंग, मतलब एक व्यक्ति जब पढ़ता है, खुद पढ़ता है। पठन मतलब सामूहिक, मतलब ग्रुप रीडिंग, जब साथ में सभी लोग पढ़ते हैं, तो 2 प्रकार की होती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैंने इसमें डिटेल में नहीं डाला है। दूसरा जो टाइप्स ऑफ मतलब पठन का प्रकार है, वो मौन पठन है। मौन पठन से समझ आ रहा है इसमें कुछ बोलना नहीं होता। लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज़ निकाले मन में ही पढ़ना मौन पठन कहलाता है। चुपचाप आप अपने मन में पढ़ते हो शांति से, तो वो मौन पठन कहलाता है, ठीक है। मौन पठन के द्वारा हम गहराई से अर्थ ग्रहण करते हैं, चिंतन मनन तर्क शक्ति का विकास करते हैं। हम जब मन में पढ़ते हैं तो हम बहुत चिंतन और तर्क शक्ति के साथ का विकास भी करता है हमारा, हम बहुत गहराई से पढ़ते हैं। उस समय हमारा सारा ध्यान पाठ वस्तु में निहित विचार पर ही होता है। जिस तरीके से एग्ज़ाम में कुछ लोग होते हैं एकदम मन में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे तेज में पढ़ते हैं, लेकिन मन में पढ़ना से आपकी तर्क शक्ति का विकास भी होता है, और आपकी मतलब डिस्टर्बेंस भी नहीं मिलता है, ज़्यादा होता है आप में। अतः हम एकाग्रचित होकर, मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण भी आपको मैंने बताया क्या होता है, मतलब उसको समझते हैं अच्छे तरीके, मूल्यांकन करते हैं और उसके प्रति अपनी मानसिक प्रतिक्रिया भी करते हैं। अवकाश के क्षणों में मनोरंजक सामग्री को पढ़कर आनंद लेने में मौन पठन बहुत सहायक होता है। जैसे ट्रेन में आप पढ़ते हो, अभी छुट्टी चल रही है कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन है, तो कुछ बच्चे जो बुक्स पढ़ने की आदत होती है, तो वो मौन पठन ही करते हैं।
ठीक है। उपन्यास और नाटक जैसी बृहदाकार रचनाओं को पढ़ते समय शायद कोई सस्वर पठन करता होगा। मन में ही हम पढ़ते हैं, क्योंकि कोई बोल बोल के तो ये सब पढ़ नहीं सकता। सब बुक्स पढ़े हैं जो पुस्तकालय तथा सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ जोर से बोलना वर्जित होता है, मौन पठन व्यवहारिक महत्व भी और भी बढ़ जाता है। मतलब आप लाइब्रेरी में जाते हो तो वहाँ पे चिल्लाना नहीं होता है, तो वहाँ पे और सार्वजनिक स्थानों पे जैसे ट्रेन वगैरह में आप पढ़ते हो, बस में पढ़ते हो, तो आपको वहाँ मौन पठन की आवश्यकता होती है। मौन पठन को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया है। जैसे आपने सस्वर का पठन, वैसे ही मौन को भी दो भागों में मौन पठन को पहला है गंभीर मौन वाचन होता है, या गंभीर मौन पठन कह सकते हैं। त्वरित मौन पठन होता है, दो होता है, ठीक है। त्वरित मौन पठन को हम द्रुत पठन भी कहते हैं। द्रुत का मतलब मैं आपको बताऊंगी। गंभीर का मतलब बहुत सीरियसनेस के साथ पढ़ना, बहुत सीरियस होकर पढ़ना। गंभीर पठन विषय वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना अथवा अधिक जानकारी खोजने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत पठन के प्रयोजन पर ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक अनुच्छेद के केंद्रीय भाव को दृढ़ता से ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गंभीर मौन पठन के अंतर्गत पूरी विषय वस्तु पढ़ने के उपरांत मन में उसकी एक रूपरेखा बना ली जाती है तथा स्वयं द्वारा विकसित टिप्पणियों को प्रश्नों के रूप में संगठित करके विषय वस्तु की पुनरावृत्ति की जाती है। मतलब आप रूपरेखा बना लेते हो, एक सीरियस के साथ आप एक रूपरेखा अपने मन में ही बना लेते हो। फिर त्वरित पठन या त्वरित मौन पठन कहते हैं इसको, या द्रुत पठन कहते हैं। द्रुत का मतलब होता है स्पीड के साथ, क्विक, ठीक है, तेजी के साथ पढ़ना। त्वरित मौन पठन में विषय वस्तु एक एक शब्द पढ़ना आवश्यक नहीं होता है। इसके द्वारा पढ़ी गई विषय वस्तु केवल सार ग्रहण करना, मतलब आप बस एक सार कंक्लूजन निकालते हो, या कहते हो सारांश जो होता है। इसका उद्देश्य मात्र आनंद प्राप्ति एवं सूचनाओं का संकलन करना होता है। जैसे बस आपको सूचनाएं चाहिए होता है, एक सार चाहिए होता है आपको। द्रुत पाठों का तथा समाचार पत्र आदि पठन में इस प्रकार का पठन प्रयोग किया जाता है। जैसे आप समाचार पत्र पूरा पढ़ लेते हो, फिर आप उसका सार ग्रहण करते हो कि ये हुआ है, तो आप तेजी से पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। मौन पठन के उद्देश्य क्या होते हैं? वाचन गति का विकास करना, पठित सामग्री का केंद्रीय भाव की समझ विकसित करना, मूल तथ्यों की जानकारी देना, पठित सामग्री का निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करना, भाषा में भाव संबंधित कठिनाइयों को समझना। उपसर्ग प्रत्यय संधि द्वारा शब्द का अर्थ बताना, एकाग्रचित होकर ध्यान केंद्रित कराना, अवकाश का समय का सदुपयोग करना, चिंतन करने की योग्यता विकास करना। महत्व एवं गुण की बात कर लेते हैं कि इसका महत्व क्या होता है। थकान की कम होती है तथा नेत्र एवं मस्तिष्क सक्रिय रहता है। इसमें आप चिल्लाओगे नहीं तो आपकी जो एनर्जी है वो भी कम जाती है। यह कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में आवश्यक होता है, क्योंकि सभी बच्चे मौन पढ़ेंगे। स्वाध्याय की रुचि जागृत करता है, सेल्फ स्टडी विकसित करता है, क्षमता विकसित करती है। चिंतन तथा गहन अध्ययन करने में भी सहायक होता है, ठीक है। उसके बाद आता है गहन पठन। क्या होता है? थर्ड टाइप होता है गहन का। समझ आ रहा है? गहन, गहराई से पढ़ना। गहन पठन सस्वर और मौन वाचन कौशल की योग्यता का विकास है। इन दोनों के बीच में आता है, जिसमें अधिक माध्यम से अधिक ज्ञान अर्जन करता है। इसमें अध्ययन में गंभीरता आती है तथा उचित भावों, भाषा शैली तथा सृजनात्मक सौंदर्य की व्याख्या करता है। गहन अध्ययन में पाठक संपूर्ण अनुच्छेद, संपूर्ण पुस्तक को पढ़कर उसका भाव, उद्देश्य तथा संदेश ग्रहण कर उसे आत्मसात करता है, मतलब अपने जीवन में लाता है। उसके सार को समझता है, उसके भाव को समझता है। केवल संपूर्ण विषय वस्तु का संदेश ग्रहण नहीं करता, बल्कि उसका मूल्यांकन भी करता है। बस अर्थ ही नहीं ग्रहण करता, बल्कि उसका मूल्यांकन करता है। और मूल्यांकन मैंने आपको चरण में बताया क्या होता है। इसके लिए पाठक पठन के साथ तर्क वितर्क कर आलोचनात्मक दृष्टि अपनाता है। जैसे मैंने बोला कि जो लिखा हुआ है वो सही है या नहीं गलत, उस पर आलोचना भी कर सकता है, तो आलोचनात्मक दृष्टि अपनाता है तथा एक निश्चित निष्कर्ष निकालता है। गहन अध्ययन में भाषा के किसी भी अव्यय को छोड़ा नहीं जाता। इसमें कोई भी आपका जो क्षेत्र है छोड़ा नहीं जाता, प्रत्येक अव्यय का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसको गहन अध्ययन कहा गया है। गहन अध्ययन का या गहन पठन का उद्देश्य क्या है? भाषा शैली तथा सृजनात्मक सौंदर्य की व्याख्या करना, विषय वस्तु का भाव तथा उद्देश्य ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना, भाषा के प्रत्येक अंग का वर्णन करना, जैसे संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करना। जैसे अंग मैंने बता दिया था कितने अंग होते हैं।
विषय वस्तु तथा तर्क वितर्क सहित मूल्यांकन करना, आलोचनात्मक दृष्टि का विकास, समालोचनात्मक दृष्टि का विकास करना, किसी चीज़ की जो अच्छाई होती है, बुराई होती है, या कह सकते हैं कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है, उसका जो विकास होता है, उसको पहचानने का विकास विकसित हो जाता है कि जो लिखा हुआ है सही है या गलत है। फिर 9 विचारधारा निर्माण करने की प्रेरणा प्रदान करना होता है। ठीक है। फोर्थ जो है ये व्यापक पठन भी कहते हैं, ये द्रुत पठन नहीं है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है। ये व्यापक पठन से आप क्या समझ, द्रुत पठन तो आपको त्वरित पठन होता है, वो इसमें द्रुत पठन नहीं होता है। व्यापक पठन जैसा कि नाम से ही जाना जा सकता है कि व्यापक से तात्पर्य विस्तृत एवं संपूर्ण व्यापक कहा जा सकता है, विस्तृत अध्ययन करना। भाषा संबंधित विद्यार्थियों के पूर्ण विकास हेतु व्यापक पठन का अभ्यास निताद निताद आवश्यक है। व्यापक पठन के माध्यम से शब्दावली में वृद्धि होती है, ज्ञानार्जन अधिक करने की क्षमता होती है, आपकी शब्दावली में वृद्धि होती है, विस्तृत तरीके से आपका पठन किया जाता है इसमें। व्यापक पठन के क्या उद्देश्य होते हैं? द्रुत पठन क्षमता का विकास करना, जो आपके तेज पढ़ने की क्षमता होती है उसका विकास करना। विस्तार एवं संश्लेषण की क्षमता विकसित करना, संश्लेषण मैंने आपको बताया था। अर्थग्रहण क्षमता का विकास करना, स्वाध्याय की क्षमता विकसित करना, सेल्फ स्टडी। विचारों में सृजनात्मक तथा मौलिकता का विकास करना इसका उद्देश्य होता है। तो ये 4 टाइप्स हो गए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। और इस PDF की लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। आप डाउनलोड मतलब जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।